प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव एक बार पुनः आपका अपने चैनल मैथ फोरम में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलिगेशन के प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाना है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन्हें सीखा भी होगा कि एलिगेशन के सवालों को हम एलिगेशन मेथड से कैसे बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के तरीकों से कैसे बना सकते हैं। मैंने उसमें आपको 2-3 तरह का बनाने का जिक्र किया था, और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी लोगों को समझ में आया भी होगा। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगला जो मेरा वीडियो होगा वो प्रॉफिट लॉस पर कंडीशनल क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। आज मैं उन्हीं को लेकर के आया हूं, और हम देखेंगे कि हम कंडीशनल प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। और बच्चों, मैं आपको जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ, आपने देखा होगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरह से करके मैंने आपको कई वीडियो बनाया। तो हमारे जो बिगिनर छात्र हैं, अगर उनको समझना है आगे की वीडियो डायरेक्ट जैसे वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पहली वीडियो लिया था, जो हमने पहला लेसन में आपको बताया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी हमारे बिगिनर छात्र हैं, वैसे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो मुझे पता चलता है कि आप सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे नए छात्र हैं, और अगर वो डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, 5वें 6वें वीडियो पर आते हैं या चौथे वीडियो पर आते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको मेरे शुरुआती वीडियो देखना पड़ेगा। जब आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आप आगे के वीडियो को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और बच्चों, ये जो मैं इतने वीडियो आपको बना रहा हूं, इस वीडियो को जब आप देख लेंगे, आप इनको क्वेश्चनों को समझ लेंगे, तो आप देखेंगे आपके जितने भी प्रश्न हैं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप उसको बना नहीं सकते हैं। और आप करके देखिए, जिस टाइप के मैं सवाल आपको बता रहा हूं, आप उनको करके देखिए। किसी भी बुक से लीजिए, आए हुए परीक्षा के कोई भी प्रश्न लीजिए, कैसा भी प्रश्न होगा, अब आपसे कभी भी रुकेगा नहीं, वो सवाल आप आसानी से 2 से 3 लाइनों में बना सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों ये भी है कि जैसे मैं आपको जब कोई चीज बताता हूं तो उसमें समझाता भी हूं आपको। उसका कारण ये होता है कि समझाने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, पूरी चीज क्लियर हो जाती है। लेकिन जब हम लास्ट में जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वही चीजें हमें परीक्षा में लगाना होता है। कभी कभी मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड में बहुत सारी चीजें लिख देता हूं, ये चीजें आपको एग्जाम सेंटर में नहीं करना है, क्योंकि ये आपको वहां पर समझाना नहीं होता, सिर्फ आपको लगाना होता है। जैसे आज जो मैं क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन लेकर के आया हूं, यहाँ पर भी मैं आपको कई तरीके बताऊंगा। कई तरीके के बताने का उद्देश्य ये होता है कि कभी कभी हमारा पहला कॉन्सेप्ट जल्दी से निकालता है, कभी कभी दूसरे कॉन्सेप्ट से हम सवालों को जल्दी से पहुंच जाते हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छी तरह से होते हैं तो सवाल हमारा तुरंत निकल जाता है। तो इसलिए ये मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये सवाल ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। तो हमारे पास विचारों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है। तो कभी भी सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उसको तुरंत सोच लेते हैं कि ये सवाल ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों, अब लेते हैं आज का पहला सवाल लेते हैं। एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेचा। एक विक्रेता है, 2 वस्तुओं को उसने 10,000 रुपए में, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरे वस्तु पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। पूछा गया है, बताइए पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब बच्चों, ये कंडीशनल क्यों कहलाते हैं? यहां पर एक कंडीशन दे दी जाती है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। आप देखेंगे यहां पर आज जो मैं सवाल कराऊंगा, यहां पर कहीं ना कहीं आपको कोई एक कंडीशन दे दी जाती है। इसलिए हमने इनका नाम कंडीशनल क्वेश्चन रखा कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। 10,000 रुपए प्रत्येक को बेचा।
एक पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 20% की हानि हुई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखेंगे ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है, और इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, कहीं पूछ लेता है कि बताइए उसे कितने रुपए की हानि हुई। और बच्चों इस प्रश्न में कभी लाभ नहीं होता है। ये जो प्रश्न दिया है, जिसकी जो कंडीशन दी गई है, इसमें कभी लाभ नहीं होता। यानी अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है और 3 में प्रॉफिट दिया है, 1 में लॉस दिया है, तो आपको आंख मूंद के मार देना है कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस ही होता है। और इसकी कंडीशन क्या है, आप देख रहे हैं कि 2 वस्तुएं हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। और एक चीज और आप यहां से देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रॉफिट और लॉस की, वो दोनों बराबर है। अगर ऐसा होता है तो हमेशा लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि आपने देखा कि 2 वस्तुओं में से सेलिंग प्राइस पहले वाले का और दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस बराबर है, और पहले पर यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट, और यहां से प्रॉफिट परसेंट, यहां से जो प्रॉफिट परसेंट है वो है x% अगर हम मान लें, और इस पर भी प्रॉफिट परसेंट। एक तो कंडीशन ये हो कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, और यहां से P1 बराबर P2 है, और ये बराबर अगर हम x मान लें, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो और लाभ और हानि, बेचने पर लाभ और हानि दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर हो। जैसे अगर पहले पर 10% का लाभ हो तो अगले पर 10% की हानि हो, अगर पहले पर 15% की हानि हो तो दूसरे पर 15% का लाभ हो। इसको हम कहते हैं संख्यात्मक मान दोनों क्या है, बराबर है। तो बच्चों इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है, ऐसे केस में हमें हमेशा लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों अलग अलग है तो फिर ये कंडीशन लागू नहीं होती। सेलिंग प्राइस बराबर हो सकता है, लेकिन लाभ और हानि अगर इन दोनों का संख्यात्मक मान अलग अलग है तो फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है और दोनों के प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट और दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट, यानी यहाँ पर प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है, यहाँ पर जो लॉस हो रहा है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यहाँ पर दोनों का मान अगर ये बराबर है x के, तो हमें हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस परसेंट बराबर होता है हमेशा, ये होता है x² / 100। प्रॉफिट और लॉस दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो ऐसे केस में हमें हमेशा लॉस ही होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो बच्चों आप इस सवाल में देख रहे हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 10,000 रुपए। दोनों में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपए। पहले पर उसे जो हानि हो रही है, यानी यहाँ पर जो x है वो x बराबर कितना है, 20%। तो बच्चों हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो हमारा लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 20 × 20/100, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4% हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जब दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस बराबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, और वो हानि परसेंट बराबर होता है x² / 100, जहां x क्या है, लाभ और हानि का संख्यात्मक मान होता है। तो बच्चों आपने देखा कि यहां से हमें ये पता चल गया कि उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब आपसे दूसरे सवाल में क्या पूछ सकता है कि बताइए उसे कितने रुपए की हानि हुई। अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि हम इस तरह से इस फार्मूले से जा सकते हैं, एक तरीका और है जहां से हम इसको और निकाल सकते हैं। जरा हम उस तरीके को भी देख लेते हैं कि हम अगर इस फार्मूले से न जाना चाहें तो हम दूसरे तरीके से इस सवाल को कैसे जाएंगे।
लेकिन जहां इस तरह से सवाल आए तो कोशिश करिए कि ये सवाल इसी तरह से हल करें, क्योंकि इस मेथड से सवाल जल्दी हल होगा, दूसरे मेथड से थोड़ा सवाल टाइम लेगा। लेकिन वो भी जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सवालों में वो जल्दी हो जाता है, इसलिए हम उसको भी बताना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई। 20% की हानि, यहाँ से लॉस हो रहा है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, और अगले पर प्रॉफिट हुआ 20%, इसका भी मतलब हुआ 1/5। अब आप देखिए 5 रुपए का ये सीपी होता है, इसको हम सीपी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉस। ये हमारा सीपी हुआ और ये हुआ हमारा लॉस। यानी जो हमारी पहली वस्तु है, अगर 5 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 1 रुपए हानि पर बेचेंगे, तो यहाँ से SP/CP1 ये बराबर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए हानि पर बेचेंगे, आपको मैं पीछे बता चुका। इसी तरह से जो दूसरी वस्तु है, 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए यहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इसको हम जब बेचेंगे तो हो जाएगा SP/CP2, और ये हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपने देखा कि इसने प्रश्न में ये बताया कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जगह सेलिंग प्राइस 4 है और एक जगह कितना है, 6 है। तो बच्चों इसको हम बराबर करेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इसको बराबर करने का नियम क्या है कि आप इन दोनों डिजिट का ले लो एलसीएम। तो जब हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, यानी ऊपर, यानी जहां सेलिंग प्राइस है इसकी जगह 12 लाने के लिए हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12/15। और यहाँ पर 12 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12/10। तो बच्चों आपने देखा कि अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, और यहाँ से दोनों का हमें सीपी भी मिल गया। तो अब बच्चों जरा देखिए यहाँ से टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। टोटल इनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 12 कितना हो जाएगा, 24। तो लॉस कितना हो जाएगा, दोनों का सीपी का जो रेशियो है 25 है, दोनों का एसपी का रेशियो कितना है, 24 है। तो लॉस कितना निकल करके आएगा, 1 आएगा। तो अब बच्चों हम यहाँ से लॉस परसेंट निकाल सकते हैं कि लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/25 और गुणे 100। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 4% का उसको लॉस हो जाएगा। तो बच्चों आपने यहाँ से देखा कि उसे लॉस कितना परसेंट का हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि अभी आप आगे सवाल देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पर हम इनकी भी मदद लेंगे, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर भी तरीका बताया कि इस तरीके से भी हम इस सवाल को जा सकते हैं। अब बच्चों अगला सवाल लेते हैं। बच्चों दूसरा सवाल है हमारा कि 2 वस्तुएं ए तथा बी में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेच दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इज 12,000। 2 वस्तुएं हैं ए और बी, जिसमें से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा गया। उसने ए वस्तु को 20% हानि पर तथा वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए पूरे व्यापार में उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। अब जो आपने देखा कि जो हमारा पहला सवाल था उसमें प्रतिशत हानि पूछा था, यहां पर उसने पूछा कितने रुपए की हानि हुई। तो अब बच्चों ये जो हमारा सवाल है यहाँ पर, हम इसको उसी तरीके से दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, और मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो आपने देखा कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, 12,000 रुपए है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी SP1 बराबर SP2 बराबर 12,000 रुपए। और यहां से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इन दोनों का मान कितना है, 20%। यानी प्रॉफिट और लॉस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है, 20% है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे व्यापार का रिजल्ट क्या रहा। अगर हम दोनों को बेचेंगे तो ओवरऑल हमें कितने परसेंट का लॉस होगा। तो आपको मैंने पीछे बताया कि अगर हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है,
दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमें यहाँ हमेशा लॉस ही होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता है। तो हम यहाँ से लॉस परसेंट निकाल लेंगे और वो हमारा लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 100। और बच्चों यहाँ x की वैल्यू क्या है, 20 है, तो हम यहाँ से रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 20 गुणे 20 और बटा 100, यानी ये आ जाएगा आपका 4%। यानी इस पूरे व्यापार में उसे ओवरऑल क्या हुआ, 4% की हानि होगी। इसका मतलब अगर उसने 100% लगाया तो उसे 4% नहीं मिला, तो बच्चों मिला कितना, 96% मिला। भाई जो अगर हमने दोनों वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगाया, अगर उसमें हमें 4% नहीं मिला तो हमको मिला कितना, 96%। और बच्चों उसने दोनों को बेचा कितने में था, 12 हजार रुपए में। यानी जो हमारी 100% टोटल वैल्यू थी दोनों की, दोनों का जो सेलिंग प्राइस था, जो उसने बेचा दोनों को, और वो कितना था, 24,000 रुपए। और जब उसने दोनों को बेचा तो उसे ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 4% का लॉस हो गया। यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो 100% नहीं हो रहा है, बल्कि 4% कम हो रहा है। यानी जितना लगाया था उसमें भी उसको 4% उसको नहीं मिला, क्योंकि पूरे व्यापार का रिजल्ट क्या आ रहा है, 4% की हानि। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से लिख सकते हैं 96% बराबर 24,000। उसने दोनों को बेचा 24,000, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 24,000, 12,000, 12,000, 24,000। और जब बेचा तो उसे मिला कितना, 4% का नुकसान हो गया, यानी उसको मिला कितना, 96%। तो बच्चों हमें निकालना किसके है, हानि निकालना कितने रुपए। जैसे आपने देखा कि 96% की रुपए में जो वैल्यू वो कितनी है, 24,000। तो हमें लॉस निकालना है, हमारा लॉस कितना है, 4%। इस 4% की वैल्यू रुपए में कितनी होगी, तो हम यहां से निकाल लेंगे 4% बराबर कितना होगा, और ये आ जाएगा 24,000 बटा 96 गुणे 4। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और ये यहां से कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 1,000। तो आपने देखा कि इस पूरे व्यापार में उसे कितने रुपए की हानि हुई, 1,000 रुपए की उसको हानि हुई। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि इस व्यापार का रिजल्ट क्या रहा, और ये रिजल्ट हमको आया कि उसे 4% की हानि हो गई। अब उसने दोनों को बेचा 24,000 रुपए में, यानी ये जो 24,000 रुपए है, ये जो उसने पूंजी लगाई थी वो पूरी नहीं है, उसको 4% कम मिला था, यानी उसको कितना मिला था, 96%। और उस 96% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24,000। तो 100% यानी जो दोनों को खरीदा था उसने, अगर हम निकालें तो उसकी कॉस्ट भी निकल सकती दोनों की, लेकिन हमको कॉस्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि उसको जो हानि हुई 4%, इसका रुपए में मान क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं 96% का मान रुपए में कितना है, 24,000, तो 4% का मान कितना होगा, और वो 4% की वैल्यू आ गई 1,000। तो बच्चों ये आपने देखा, मैंने आपको एक पहला तरीका बताया कि इसके द्वारा हम कैसे सवाल को 2 सेकंड से 3 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा इसको निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसका जरा दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम इसको इस तरह नहीं लगाते तो इसको दूसरे तरीके से कैसे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। आपने देखा कि यहां से उसको पहले वाले में एक पर उसे लॉस हो रहा है, और वो लॉस बराबर है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, ये होता है सीपी, और ये होता है आपका लॉस। अगले पर हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट भी 20% है, और इसका मान भी आ जाता है 1/5, ये आपका सीपी हो जाएगा, और ये वो प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें, एसपी अपॉन CP1 बराबर 5 रुपए का सामान 1 रुपए हानि पर बेचेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4/5, यहाँ से कितना आ जाएगा, SP अपॉन CP2, ये आ जाएगा 6/5। क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। अब बराबर करेंगे इसको, तो बराबर करने के लिए मैंने बताया था 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12, यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए।
और मैंने आपको बताया था पीछे प्रश्न में कि ऐसा इसको बराबर क्यों करना है, क्योंकि कंडीशन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो अब हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 12, यहाँ से आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ गया 10। तो आप देख रहे हैं CP2 हो गया, ये दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया यहाँ से। अब बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि टोटल हमारा CP कितना हो गया, 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। टोटल SP कितना हो गया, 24 हो गया। तो लॉस का रेशियो कितना हो गया, लॉस का रेशियो 1 हो गया। अब आप यहाँ से जरा देखिए कि ये जो हमको दिया है, यहाँ से हमको दिया गया है दोनों का सेलिंग प्राइस, और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 24,000 रुपए, और यहाँ दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 24। तो हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से 24 रेशियो बराबर 24,000, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 24। हमको लॉस की वैल्यू चाहिए और लॉस का रेशियो कितना है, 1। तो हम यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे, और ये 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1000। तो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ से लॉस कितने रुपए का हुआ, हमने दूसरे मेथड से भी इसको निकाल लिया। तो बच्चों जहां पर आप ज्यादा सुटेबल फील करते हैं, जहां से आपको ज्यादा आसान लगता है, आप उस तरह से जा सकते हैं। जैसे मैंने पहला मेथड बताया, वो बहुत जल्दी लगता है, इस मेथड से भी जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट कभी कभी हमें इसकी भी बहुत ज्यादा आगे जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें दोनों मेथड को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपने देखा कि ये था आपका दूसरा सवाल। अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक मकान और एक घर प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। घर को बेचने पर उसे 20% की हानि हुई और मकान को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए इस पूरे व्यापार का परिणाम क्या रहा। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। आप देख रहे हैं दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, 1 लाख रुपए। एक पर उसे प्रॉफिट हो रहा है और एक पर उसे लॉस हो रहा है। तो आप यहां से देखेंगे कि ओवरऑल इस व्यापार का रिजल्ट क्या रहेगा, लॉस रहेगा। तो हम सबसे पहले यहां से निकाल लेंगे लॉस परसेंट, और ये आ जाएगा 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4%। अब बच्चों आपने देखा कि दोनों मकानों, एक मकान और जो घर है, एक मकान और एक दुकान है, घर नहीं है दुकान है, उसने दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा। दोनों को 1-1 लाख रुपए में उसने बेचा, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। और ये जो 2 लाख उसको बेचने के बाद मिला, ये उन दोनों का घर और शॉप का जो मूल्य है वो पूरा मूल्य नहीं है। इस पर उसे 4% की हानि हो गई थी, यानी उसको मिला कितना, 96%। तो हम यहां से लिख सकते हैं 96% बराबर 2 लाख रुपए। 96% बराबर 2 लाख, क्योंकि उसने मकान को भी और शॉप को, दोनों को भी उसने 1-1 लाख रुपए में बेचा था, और बेचने के बाद उसे हुआ क्या, हानि। और हानि कितनी हुई, 4%, यानी मिला कितना, 96%। तो 96% की वैल्यू 2 लाख है, तो हम यहाँ से 4%, उसने लॉस पूछा है, 4% की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा आपका 2 लाख बटा 96 और इंटू 4। और ये आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ नीचे आ जाएगा 12। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 1/12 लाख। 1 लाख बटा 12 यानी 1/12 लाख, यानी 1 लाख का 12वां हिस्सा उसको क्या हुआ, यहाँ से लॉस हो गया। तो आपने देखा कि ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे आपने पीछे लगाया है। अब बच्चों लेते हैं चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है हमारा, एक आदमी ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदा। अब यहाँ सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो 1008 रुपए में 2 बकरियां को उसने खरीदा। उसने एक बकरी को 20% हानि पर और दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया।
यदि प्रत्येक बकरी का विक्रय मूल्य समान था तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए, उसने दोनों को खरीदा कितने में, 1008 रुपए में खरीदा। किसको कितने में खरीदा, दैट इज नॉट गिवन। उसने कहा कि एक को बेचने पर 20% की हानि हुई और एक को बेचने पर 44% का लाभ हुआ। तो बच्चों ये जो सवाल है, यहां पर दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर है, लेकिन यहां लाभ और हानि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अलग अलग है। पीछे के सवालों में क्या होता था, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होता था, और क्या होता था, लाभ और हानि दोनों का संख्यात्मक मान क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन यहाँ मान बराबर नहीं है, तो इस सवाल को हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। यहां पर उसने कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहले को उसने बेचा हानि पर और दूसरे को बेचा लाभ पर, और दोनों का जो क्रय मूल्य है वो है 1008 रुपए। अगर हम मान लें कि पहले वाली बकरी का क्रय मूल्य CP1 है और दूसरे का क्या है, CP2, ये लॉस पर और ये प्रॉफिट पर जो बेची गई बकरी है, इसको उसने 20% की हानि पर बेचा और इसको उसने बेचा 44% के प्रॉफिट पर बेचा। ये हमारा सवाल है। इसने कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि जब उसने इसको बेचा, तो जब बेचा तो उसे जितना उसने लगाया था वो पूरा नहीं मिला, बल्कि 20% की उसको हानि हो गई। यानी उसको मिला कितना, उसको मिला CP1 का 80%। यानी जो उसने रुपया लगाया था 100% वो पूरा नहीं मिला, बल्कि कितना मिला, उसको 80% मिला। 20% को उसको क्या हो गई, हानि हो गई। इसी तरह से हम दूसरे वाले को जब देखते हैं तो ये हो जाएगा CP2 और इंटू यहाँ से 100 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 56%। ये आपका आ जाएगा यहाँ से, सॉरी इसको लाभ पर बेचा, इसको तो लाभ पर बेचा 44% लाभ, तो ये 144% ये आ जाएगा यहाँ से। एक को लॉस पर बेचा और एक को लाभ पर बेचा, इसे 20% हानि पर बेचा, यानी जितना लगाया था उससे 20% कम मिला। इसको 44% क्या मिला, ज्यादा मिला, यानी 100 से 44% ज्यादा मिलेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 144%। अब हम यहां से दोनों के क्रय मूल्यों का रेशियो निकाल लेंगे। आप इसको काट सकते हैं, 1685 और ये आपका आ जाएगा यहां से CP1 अपॉन CP2 बराबर 9/5। तो बच्चों ये निकल के आ गया दोनों के मूल्यों का रेशियो आ गया। यानी जो दो बकरियां हैं उन दोनों के मूल्यों का जो रेशियो है वो कितना है, 9:5 का है। अब ये जो सवाल है, हमें शुरुआत कहां से करना है, यहां से स्टार्टिंग कर देना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां पर समाप्त कर देना है। यानी ये सवाल आपका मात्र 2 लाइन में निकल करके आ जाएगा। अब यहां पर उसने पूछा है कि हानि पर जो बकरी बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था। अब हानि पर जो बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या है, CP1, और यहाँ CP1 का रेशियो कितना, 9, तो हम यहाँ से CP1 निकाल लेंगे। CP1 बराबर आ जाएगा 9/14 और गुणे 1008। हम इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 7 छंग 42 और 7 छंग 42 और यहाँ से आ जाएगा 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 1 64। ये आ जाएगा 648 रुपए हानि पर बेची गई जो बकरी है उसका क्रय मूल्य। पहली बकरी को 20% हानि पर, दूसरे को 44% के लाभ पर, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। हमने दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों का CP हानि और लाभ पर बेची गई बकरियों दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लिया, और इसके बाद जो हानि पर बेची गई बकरी है यानी CP1 हमने उसकी वैल्यू निकाल लिया, और ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी 648 रुपए।
तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ये जो सवाल है पहले वाले सवाल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस तो बराबर है लेकिन लाभ और हानि दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग अलग है। तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो हम उनको इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। अब बच्चों अगला सवाल लेते हैं, 5वां सवाल लेते हैं। एक व्यापारी ने 2 घोड़ों को 19,500 रुपए में खरीदा। उसने एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़ों के क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा। वहां पर आपसे हानि पर बेचे गए बकरी का मूल्य पूछा था, लाभ पर पूछता तो भी आप उसको निकाल सकते थे। अब यहां पर क्या पूछा है, दोनों के मूल्य, दोनों का जो क्रय मूल्य है उनका अंतर क्या होगा। तो जो ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरह से है, इसको भी देखते हैं। अब जरा इसको देखते हैं। पहले को उसने बेचा 20% हानि पर, अगर दोनों का मूल्य अगर हम देखें 19,500 CP1 CP2 ये केवल आपको समझने के लिए लिखा जाता है, इसे आपको एग्जाम सेंटर में नहीं लिखना है, ये केवल समझने के लिए। और पहले को 20% हानि पर बेचा, 20% लॉस और 20% लॉस, और अगले को बेचा 15% के प्रॉफिट पर बेचा। ये है यहाँ। और उसने कहा कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। जब हम हानि पर बेचेंगे तो हम यहां से लिखेंगे CP1 का 80%, और इधर लाभ पर बेचा, लाभ माने होता है मोर देन 100, 100 से ऊपर जाएंगे। CP2 ये बात मैं आपको पहले क्लास में समझा चुका हूं, ये आ जाएगा 115%। जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो 100 से ऊपर जाएंगे, लॉस लेंगे तो लॉस होगा तो 100 से नीचे जाएंगे। अब इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ 16 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो यहाँ से आपका CP1 अपॉन CP2 ये आ जाएगा आपका 23/16 आ जाएगा। तो ये आ गया, दोनों के मूल्यों का रेशियो आ गया। अब उसने दोनों को खरीदा कितना है, दोनों को खरीदा है उसने 19,500 रुपए में खरीदा है। उसने कहा कि दोनों के मूल्यों का अंतर क्या होगा। तो आप यहां से देखिए कि इन दोनों के मूल्यों का जो डिफरेंस है वो कितना है। इसमें 16 घटा देंगे, 16 4 20, 20 3 23 यानी 7 आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 7 आ जाएगा। और दोनों के मूल्य, टोटल मूल्य कितना आ जाएगा, 23 और 16 हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 39 आ जाएगा आपका। और यहां पर आपने देखा कि दोनों का जो मूल्य है वो कितना है, 19,500। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 39 रेशियो बराबर 19,500। तो हमें 7 रेशियो की वैल्यू यहां से निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा आपका 19,500 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 7। और इस तरह से हम इस सवाल को कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 3500 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको काटें तो ये कटेगा 5 9 45, 5 बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये 500 आ जाएगा, 5 7 3500। बिल्कुल एज इट इज सवाल है जैसा आपने पीछे सवाल देखा। यहाँ पर सिर्फ उसने, अब ये नहीं करना कि दोनों का पहले हम क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर दोनों का अंतर निकालें। ऐसा करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए इस सवाल को आपको करना क्या है, आपको करना है कि इन दोनों का मूल्यों का जो डिफरेंस है आपको यहीं पर निकाल लेना है। और आप देख रहे हैं 23 और 16 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमने 39 रेशियो की वैल्यू निकाला, क्योंकि 39 क्या है, दोनों के मूल्यों का योगफल है, रेशियो का योगफल है। और ये किसको बताएगा, ये टोटल, आपने देखा ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, ये दोनों घोड़ों का दोनों का कॉस्ट है। यहाँ
तो आपने 39 रेशियो बराबर 19,500, तो हमने 7 रेशियो की वैल्यू निकाल ली और ये आ गया 35,000 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये भी सवाल आपका बिल्कुल उसी से रिलेटेड था, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया था कि यहाँ पर दोनों के मूल्यों का अंतर पूछ लिया था। तो बच्चों अब लेते हैं हम छठा सवाल लेते हैं, और छठवां सवाल हमारा देखिए क्या है। बच्चों छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जितने भी सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पूछे गए सारे सवाल हैं। अब ये सवाल भी बहुत सवाल पूछा जाता है जो मैं आपको अगला कराने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, कितने में खरीदा वो नहीं दिया, यानी जितने में खरीदा था उससे उसने 15% बढ़ा करके उसको बेच दिया। फिर आगे कह रहा, कंडीशन दे रहा है कि यदि उसने इसे पहले से 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी जितने में वो पहले खरीदता था अगर उससे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, और जितने में बेचा था, अब कितने में बेचा था ये हमें नहीं पता, लेकिन उसे 4 रुपए बढ़ा के बेचा होता, तो कह रहा है कि उसे ओवरऑल 25% का लाभ प्राप्त होता। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि सवाल में ना तो हमें सीपी दिया ना एसपी दिया, सिर्फ हमें एक चीज दिया हुआ, और वो क्या है, वो बात क्या है जहां से हम कंक्लूजन यहाँ से सवाल को लगाने का आप इनिशिएटिव ढूंढ सकते हैं। वो दिया है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, उन दोनों सेलिंग प्राइस, मैंने पहले वाला और दूसरा जो कंडीशन दे करके दे रहा है, उन दोनों के बीच में 4 रुपए का अंतर है। तो यहां पर अगर हम ये मान लें कि अगर हम 100 रुपए सीपी पर इसको निकालें, कि अगर पहले 100 रुपए सीपी होता और बाद में सीपी 90 रुपए होता और उसको बेचता, पहले सीपी जो 100 रुपए होता और बाद की कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है 10% कम में खरीदा होता, यानी 90 रुपए होता, तो इन दोनों सीपी 100 और 90 लेकर के जब हम चलेंगे तो हम दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लें, और जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है। वो डिफरेंस के आधार पर हम इस सवाल को बना सकते हैं कि अगर डिफरेंस इतना है तो सीपी कितना है, 100 रुपए, और जबकि हमें एक्चुअल डिफरेंस कितना दिया हुआ, 4 रुपए का। जैसे अगर मैं इस सवाल को बात करूं, मुजबानी सवाल निकालने की बात करूं, तो अगर मैं मान लूं कि सीपी 100 रुपए है, तो अगर सीपी 100 रुपए है, उसे 15% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेच देगा, 115 रुपए में बेच देगा। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग सीपी 100 रुपए हुआ और हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 115 रुपए हो गया। अब बच्चों दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है कि अगर वो जितने में पहले खरीदा था उससे 10% कम में खरीदता, यानी अगर पहले 100 में खरीदा था तो अब कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा, और जब बेचता है तो उसे ओवरऑल लाभ कितना होता है, 25%। तो बच्चों 90 का 25% अगर हम निकालेंगे, 25% माने 1/4, जैसे 90 का आधा 45 हुआ, तो आधा का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, यानी 90 रुपए में खरीदता और 22.5 रुपए लाभ पे बेच देता, तो कितने में बेच देता, 112.5 में। 90 में हम 22.5 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। तो अब आप यहां से देख रहे हैं पहले 115 रुपए में बेच रहा था और दूसरी कंडीशन में 112 रुपया 50 पैसे में बेच रहा है, तो अंतर कितने का आया, 2.5 रुपए का अंतर आया, 2.5 का डिफरेंस आ गया। और ये अगर डिफरेंस 2.5 का है तो सीपी कितना है हमारा, 100 रुपए, अगर डिफरेंस 4 रुपए है तो हमारा आंसर क्या है। तो इस आधार पर हम बड़े आसानी से सवाल निकाल सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि 2.5 पर 2.5 ये बराबर 4 के है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, सीपी का हमारा रेशियो निकल आएगा और ये सीधे से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, मुजबानी निकाल सकते हैं, हमें लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मैंने आपको ये बात को समझा दिया। अब मैं इसको लगा करके भी आपको बताता हूं। जैसे अगर हम ये मान लें कि हमारा सीपी 100 रुपए है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर उसने 15% का प्रॉफिट लिया, 15% का प्रॉफिट लिया। 100 रुपए का अगर सामान है तो 115 में बेचेगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वो जितने में खरीदा था उससे 10% कम में खरीदा, 10% लेस में खरीदता, यानी वो 10 रुपया कम में खरीदता, यानी कितने रुपए में खरीदता, 90 रुपए में खरीदता।
और जब बेच रहा है तो बेचने पर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 22 रुपया 50 पैसे उसने लाभ कमाया। तो बेच कितने में देगा, 112.5 में बेच देगा यहाँ से। तो अब आप यहाँ से देखिए, ये हमारा SP1 हो गया और ये हमारा SP2 हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, हमारा डिफरेंस है 115 और 112.5 का देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ से लिखेंगे 2.5 रेशियो और ये बराबर 4, क्योंकि एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 4 रुपए। तो हमें सीपी निकालना है तो 100 का रेशियो कितना हो जाएगा, 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4/2.5 इंटू 100। एक जीरो बढ़ा देंगे, डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, 25 चौके 100 और ये आपका आ जाएगा 160। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमारे सवाल इस तरह से आएंगे तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। इन सवालों को हम मौखिक निकाल सकते हैं, हमें पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों को हम लगाते कैसे हैं। अब इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका 7वां नंबर का सवाल है आपका। सातवां सवाल है, एक आदमी ने एक किताब को 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे पहले से 4% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा पहले से 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त होता। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। बिल्कुल एज इट इज सवाल है, केवल डिजिट का डिफरेंस है। उसने कहा कि एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है, यानी अगर उसका सीपी 100 रुपए है तो एसपी कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर ये हो जाएगा 110 रुपए। 10% यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। फिर अगली कंडीशन क्या कहता है कि यदि उसने इसे पहले से 4% कम मूल्य पर खरीदा होता है, तो 4% अगर कम मूल्य पर खरीदेगा, 4% लेस, तो 4% लेस यानी कितने में खरीदता है, यहां से 96 रुपए में खरीदता। और उसे बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 18 सही 3/4%। तो हम यहां से 18 सही 3/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। 18 सही 3/4, 18 चौक 72, 3 75/4%। ये आ जाएगा आपका 75/400। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 अट्ठे 216 हो जाएगा, यानी 3/16 का उसे क्या हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेंगे 3/16। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आप पहले वाले में तो डायरेक्ट प्रतिशत से निकाला था, प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत निकाल करके भी आप कर सकते हैं। 96 में 75/4% से गुणा करके निकाल सकते हैं, या फ्रैक्शन से निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 3/16 का मतलब ये हुआ 16 चौके 64, 4 तिया 12 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। यहाँ से ये 12 रुपए का उसको 16 छक्का 96 और 6 तिया 18 रुपए का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया यहाँ से। तो अब उसको बेचेगा कितने में, यहां से हम जोड़ देंगे 8 6 14 और 9 1 10 1 11, यानी उसको बेच दिया 114 रुपए में बेच दिया। तो अब आप यहां से देख रहे हैं कि उससे पूछा गया है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आप देखिए बच्चों, यहां पर ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा SP1 हुआ और ये हमारा SP2 हुआ। तो आप एक बात देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है 4 का। डिफरेंस आ रहा है कितने का, 4। 10 114 और 110 का डिफरेंस कितना आया, लेकिन ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस कब आ रहा है, जब हमारा सीपी कितना है, 100 रुपए। हमने यहाँ पर सीपी कितना मान के चला, 100 रुपए अगर सीपी होता तो इन दोनों कंडीशन में, दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच में डिफरेंस कितने रुपए का आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमारा एक्चुअल डिफरेंस कितना है यहाँ, 6 रुपए का। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे
4 रेशियो बराबर 6 रुपए, तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है, तो 100 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6/4 गुणे 100, ये आ जाएगा 25, 25 छक्का 150 रुपए, ये आ गया उसका सीपी आ गया। तो इस तरह से आपने देखा। अब आपसे यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता था कि अगर 20% लाभ पर या 30% लाभ पर आगे कहता, पूछा भी गया है ऐसा सवाल आपके ग्रेजुएट लेवल में, बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि बताइए अगर उसको 60% लाभ पर या 50% या कुछ भी कह सकता था, इतने परसेंट लाभ पर सेलिंग प्राइस क्या है, तो सीपी आपको मिल गया है, आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ से। तो बच्चों ये था आपका 7वां सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, और सवाल है हमारा 8वां नंबर का सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। फिर कंडीशन क्या दे रहा है, यदि उसने इसे 20 रुपए कम में खरीदा होता, यानी जितने में खरीदा था उससे 20 रुपया कम में खरीदा होता, और जितने में बेचा था उससे 20 रुपए कम में बेचता, तो उसे 10% लाभ अधिक प्राप्त होता। पहले कितना प्राप्त हो रहा था, 20%, अब 10% अधिक प्राप्त होता। इसका मतलब अब उसे लाभ कितना प्राप्त होता, 30% का लाभ प्राप्त होता। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, इसको 10% लाभ ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर वो ये कह रहा है कि जितना पहले उसे लाभ प्राप्त हो रहा था 10% और एक्स्ट्रा उसको मिलेगा, यानी टोटल कितना मिलेगा, 30% का लाभ मिलेगा। तो बच्चों इस सवाल के लगाने के दो तरीके, हम इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं और हम इसे प्रॉफिट लॉस के रूल से भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉफिट लॉस के रूल से देखते हैं कि हम कैसे इसको बनाते हैं। अब बच्चों देखिए यहां पर उसने कहा कि 20% लाभ पर बेचा, तो आप जानते हैं कि 20% प्रॉफिट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5 होता है, ये सीपी होता है और ये हमारा प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर हम यहां से मान लें कि इसका जो सीपी है, सीपी अगर हम 5x मान लें, 5x मान लें यहां से सीपी और एसपी, सीपी अगर हमारा 5x होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए लाभ पर बेचेगा, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 6:5 बनेगा। अब ये हमने मान लिया कि इसकी सीपी 5x है और एसपी। अब इसने कहा कि अगर ये दोनों 20-20 रुपए कम होते, 20 रुपए ये कम होता, यानी इन दोनों, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाता, 5x माइनस 20, और ये भी 20 रुपए कम होता, ये भी 20 रुपए कम होता, तो ये कितना हो जाता, 6x माइनस 20 हो जाता है। तो कह रहा कि उसे लाभ होता, बेचने पर 10% अधिक लाभ होता, यानी टोटल तब प्रॉफिट कितना हो जाता, उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता। 30% कहां से आया, 20 और प्लस 10, 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, यानी 30% का प्रॉफिट होता। और 30% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/10 होती है, यानी अगर सीपी हमारा 10 है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहां से अब एसपी और सीपी का रेशियो निकालूंगा तो ये आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। 10 रुपए का सामान है, 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 13 रुपए, और सीपी हमारा कितना हो गया, 10 रुपए। और यहां से आप देख रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो रहा है, 6x माइनस 20, और नीचे कितना हो जाएगा, 5x माइनस 20। बच्चों ये सवाल कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है केवल समझाने के लिए बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये सवाल अब आपका सिर्फ यहां से सवाल शुरू होता है। आप सवाल को जैसे देखेंगे ये आपका पहला स्टेप होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आप इस सवालों को अच्छी तरह से समझ लें। जब हम परीक्षा सेंटर में होते हैं तो हम इसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, और आप देखेंगे आपका एक लाइन में पूरा सवाल यहां से हल हो जाएगा। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, इसका निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 5x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा जो सीपी है वो कितना है, 5x है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा और 13 पंजे 65 हो जाएगा। 60 और 65 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और ये 5x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 200, और इधर हो जाएगा और 13 दूनी 26, 220
60 हो जाएगा। और ये बराबर कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं 200, और यहाँ से कितना आया 13 दूनी 26, यानी 260 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 60 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालना है, क्रय मूल्य की निकालना है, और क्रय मूल्य कितना है 5x, और 5x की वैल्यू निकल के कितना आ गई 60 रुपए आ गई। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह से हम इसे एक सिंगल लाइन में इस सवाल को बना सकते हैं। अब अगर मैं इसका रेशियो पैटर्न आपको बताऊं कि अगर इस सवाल को हम रेशियो पैटर्न से लगाते हैं तो फिर हम कैसे लगाते हैं उसको भी देख लेते हैं। बट अगर आप ऐसा लगा लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसान पड़ जाती है। वहां पर भी आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है, बट वो रेशियो मेथड है, आपको मैं वो भी बता देता हूं कि इसे रेशियो मेथड से हम कैसे बनाते हैं। अब रेशियो मेथड से अगर हम देखें तो आपने देखा कि उससे पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो 20% का प्रॉफिट हो रहा था। 20% माने होता है 1/5। तो ये हमारा सीपी हुआ और ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों अब आप यहां से देखिए कि अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो बनेगा आपका 5:6। और उसने सीपी को भी 20 रुपए कम किया बाद में, और एसपी को भी 20 रुपए कम किया। और कम करने के बाद हुआ क्या, जब उसने कम किया यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं 20 रुपया इसको भी कम कर दिया, 20 रुपया यहाँ पर भी कम कर दिया। तो अब आप जरा देखें कि उसको कम करने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, और 30% मतलब आप समझते हैं 3/10, यानी अगर ये सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है, तो आपका एसपी और सीपी का रेशियो क्या बन जाएगा, 13/10 बन जाएगा। तो अब ये आपका आ जाएगा यहां से 10 और 13। अब बच्चों होता क्या है कि हमारा रेशियो का रूल क्या होता है कि अगर हम किसी रेशियो में समान संख्या घटाते हैं, किसी रेशियो में समान संख्या घटाते हैं, तो घटाने के बाद जो रेशियो आता है बाद वाला, इस रेशियो और इस रेशियो का डिफरेंस, और इस रेशियो और इस रेशियो का डिफरेंस नीचे जो आएगा वो बराबर आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 10 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, लेकिन यहाँ अगर हम 13 में 6 घटाएंगे तो 7 आएगा, बराबर नहीं आ रहा है। यानी अगर यहाँ 5 आ रहा है घटाने पर, तो फिर यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। अगर यहाँ 5 आया तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए, लेकिन 5 नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता। रेशियो का रूल होता है कि अगर हम किसी रेशियो में समान संख्या घटाएंगे तो घटाने के बाद जो रेशियो बनेगा उन दोनों का जो डिफरेंस होता है बराबर बराबर होता है। तो अब संख्या तो हम बराबर घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बराबर डिफरेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो फिर हम करते क्या है इसके लिए, हम इसके लिए करते क्या है कि जो नीचे वाली संख्या है इन दोनों का डिफरेंस, और जो ऊपर वाली संख्या है इन दोनों का डिफरेंस अपोजिट गुणा कर देते हैं। जैसे आप यहाँ से देखिए तो आप देखेंगे 10 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो 10 और 13 का जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक स्टेप आपका और लिख देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, या यहीं पर इसको बना लेते हैं। आप ये देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से जब मैं इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से इसमें मैं 1 का गुणा करूंगा, ये ऑलरेडी 10 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा, 13 रहेगा। अब अगर आप बच्चों देखेंगे यहाँ से तो 15 और 10 का डिफरेंस कितना आया, 5 आ गया। और यहाँ से 18 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ वो दोनों क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। अब हमारा सवाल सेकंडों में बन जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आया, ये 5-5 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 इसमें माइनस किया था। यहाँ पर हमने 20 माइनस किया था। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो 5 रेशियो है, ये 5 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। तो हमें यहाँ से 15 रेशियो की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही इसका इनिशियल सीपी है। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 15 गुणे 4 और ये हो जाएगा आपका 60 रुपए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सवाल को हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे, पहला वाला भी तरीका बहुत आसान था, छोटा सा था, आप वहां से भी जा सकते हैं और इस तरह से भी जा सकते हैं। इसी टाइप का हम एक और सवाल लेते हैं, वो सवाल भी देखते हैं दोनों मेथड से कैसे बनता है। अगला सवाल है बच्चों, 9वां सवाल है आपका। 9वां सवाल है कि एक आदमी ने अपने सामान को 25% लाभ पर बेचा। यदि उसने अपने सामान को पहले से 900 रुपए कम में खरीदा होता और पहले से 900 रुपए कम में बेचा होता, वहां 20-20 रुपए था, यहाँ कितना है 900 रुपए 900 रुपए, तो उसे कह रहा है 5% का लाभ अधिक प्राप्त होता। बताइए सामान का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। बच्चों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 25%, आप जानते हैं 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो अब हमारा यहाँ से अब हम डायरेक्ट चलते हैं, ये आपका सीपी हुआ और ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो आप जान रहे हैं कि एसपी और जो सीपी का रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 5x/4x। अब हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ से, सेलिंग प्राइस 5x माइनस 900 क्योंकि दोनों को कम किया, 4x माइनस 900। अब ओवरऑल जब उसने बेचा तो कह रहा 5% का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था 25 और 5 और मिल गया तो टोटल मिलके कितना हो गया 30% का लाभ हुआ, और 30% का मतलब होता है 3/10। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो अब कितना बन जाएगा 13/10 बन जाएगा। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे, ये आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 13 चौके 52 और 50, डिफरेंस कितना आ गया 2x आ गया, और ये आ जाएगा 9000 आ जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे 9000 आएगा इधर से, और इधर आएगा 117, 13 नहीं है 117, और ये आ गया आपका 9000। ये आ जाएगा आपका 007 2700 रुपए यहाँ से आ गया। तो 2x बराबर कितना आ गया 2700 रुपए आ गया। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपका यहाँ सीपी कितना है 4x, 2x की वैल्यू कितनी है 2700, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400 रुपए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्या आ गया, उस वस्तु का सीपी आ गया, यानी उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है 5400 रुपए। तो आपने देखा कि पहले मेथड से मैंने आपको बताया, यहाँ डायरेक्ट आपका एक लाइन में सवाल आपका यहाँ से बन जा रहा है। अब इसको अगर हम रेशियो मेथड से देखते हैं तो रेशियो मेथड से भी बन जाएगा, उसे भी देख लेते हैं। अगर हम रेशियो मेथड से देखते हैं तो आप देख रहे हैं 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब होता है 1/4। तो एसपी और हमारा सीपी का रेशियो क्या बनेगा 5:4 बनेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सीपी और एसपी का जो रेशियो बना वो बना 4:5। और जब हमने इनको सभी को कम किया, 900 रुपया इधर कम किया, 900 रुपया हमने इधर भी कम किया, तो अब कह रहा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तब यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 30%। 30% का प्रॉफिट का मतलब होता है बाद में ये होता है 3/10। तो यहाँ से एसपी और सीपी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 13/10। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 10 और 13 मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर भी जब हम घटाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 और 4 का डिफरेंस 6 आएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। बराबर नहीं हो रहा तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 आ जाएगा यहाँ से। तो अब आप जरा देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
अब आप जरा देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 और 10 का डिफरेंस 2 आया, और यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 15 और 13 का डिफरेंस 2 आ गया, और ये 2 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 900 के हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 12 रेशियो की। 6 से गुणा कर देंगे, यानी ये डायरेक्ट निकाल लीजिए। 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 बटा 2 गुणे 12, 2 छंग 12, 6 नामे 5400। तो ये आपने देखा कि उस आर्टिकल का जो सीपी निकल के आया वो कितना आ गया, 5400 रुपए आ गया। तो आपने देखा, मैंने इसे रेशियो मेथड से भी बताया आपको, और मैंने प्रॉफिट लॉस के मेथड से भी आपको बताया। तो बच्चों ये था आपका 9वां सवाल। अब हम चलते हैं 10वें सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों लेते हैं अगला सवाल। 10वां सवाल है आपका, एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर तथा एक किताब को 19% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 160 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह मेज को 12% लाभ पर तथा किताब को 16% हानि पर बेचता तो उसे 40 रुपए की हानि होती। बताइए एक किताब का क्रय मूल्य क्या है। अब जो देखिए यहाँ पर उसने एक कंडीशन दिया, फिर दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन में उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी कंडीशन में कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सवाल को हम कैसे निकालते हैं, जरा यहाँ देखिए। उसने कहा कि टेबल को उसने 12% हानि पर बेचा, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, हानि माने माइनस लगाएंगे, और टेबल को हमने टी से डिनोट किया। ये सीपी ऑफ टेबल हो गया, यानी एक टेबल का जो क्रय मूल्य है वो टी हमने मान लिया यहाँ से, और इसको 12% लॉस पर बेचा। और जब 12% लॉस पर बेच रहा है, लॉस का मतलब माइनस और लाभ का मतलब होगा प्लस हो जाएगा यहाँ। और उसने बुक को लाभ पर बेचा, 19% के लाभ पर बेचा, तो जो बुक की कॉस्ट है हमने बी माना, और यहाँ से ये 19% कर दिया, और ये बराबर हमने यहाँ से इसका जो रिजल्ट आया, टेबल की कॉस्ट का 12% हानि और बुक की कॉस्ट का 19% प्रॉफिट, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो लाभ है, और वो किसके बराबर है, 160 रुपए के। लाभ को हम हमेशा प्लस साइन से डिनोट करेंगे और हानि को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। इसी तरह से उसने अगली कंडीशन दिया, लेकिन यदि वह मेज को 12% के लाभ पर बेचता, टेबल को 12% लाभ पर बेचता, तो बच्चों जब लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। मेज को 12% लाभ पर बेचता और किताब को 16% हानि पर बेचता, हानि पर बेच रहा, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 16% हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब उसे 40 रुपए की हानि होती है, तो हानि हो रही है तो यहाँ पर 40 की माइनस लिख दिया। जैसा कह रहा है हमने वैसे लिख दिया। इसने कहा कि मेज को पहले 12% हानि पर बेचा गया और किताब को 19% के लाभ पर बेचा गया, तो परिणाम क्या निकला कि उसे 160 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने एक टेबल का जो क्रय मूल्य माना वो टी माना, तो टेबल के क्रय मूल्य का 12% हानि और बुक का जो क्रय मूल्य से हमने बी माना उसका 19%, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो प्लस में आ रहा है, 160 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी तरह दूसरी कंडीशन भी आपको दिया गया है और उसका रिजल्टेंट क्या है, 40 रुपए हानि है। तो अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो आप ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ बुक का 19%, बुक का 16%, यानी बुक की जो कॉस्ट आ गई, बुक का यहाँ से 3% बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी जो बुक की कॉस्ट है उसकी 3% की जो वैल्यू है वो कितना है, 120 रुपए की। तो हमें बुक की कॉस्ट निकालना है, तो बुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट माने होता है 100%। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 3% की जो वैल्यू आ गई वो 120 आ गया, तो हम 100% वैल्यू निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 120 बटा 3 गुणे 100, और ये आएगा 3 चौके 12 और ये आ गया आपका 4000। तो ये आ गया जो बुक है, एक किताब है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपका यहाँ से निकल आया। जिस तरह से उसने कंडीशन दिया हमने उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रख दिया और आपका सीधा सा, यानी जो आंसर है वो मात्र आपका इतना लाइन में
निकल जाएगा आपका। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपका कि एक आदमी ने एक किताब और एक पेन को 25,800 रुपए में खरीदा। उसने किताब को 13% लाभ पर और पेन को 17% लाभ पर बेच दिया, और जब बेचा होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ। यदि उसने किताब को 17% लाभ पर तथा पेन को 13% लाभ पर बेचता तो उसे पहले से 80 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होता। तो उसे पहले से 80 रुपए अधिक लाभ प्राप्त होता। यानी जब उसने पहले बेचा तो उसे लाभ प्राप्त हुआ था। ये कंफर्म हो गया उसके लास्ट के स्टेटमेंट से, क्योंकि लास्ट में कह रहा है कि उसे बाद में जो बेचने पर जो हो रहा है उससे 80 रुपया पहले से ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब जब उसने पहले बेचा तो भी उसे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बाद की कंडीशन में बेच रहा तो उसे 80 रुपया कह रहा और ज्यादा मिल रहा है। तो हम बिल्कुल ऐसे यहाँ चलते हैं। इसने बुक को और पेन को दोनों को खरीदा। उसने किताब को 13% लाभ पर, तो हमने यहां से लिख दिया। बुक का 13%, बुक का 13% ये प्रॉफिट है, और पेन को 17%, यहां पर भी 17% है, पेन का 17%, और यहां पर उसको कुछ रुपए का लाभ हुआ। अब कितना लाभ हुआ ये हमको नहीं पता, कितना रुपए का लाभ हुआ, हमने मान लिया कि उसको x रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। बाद में कह रहा है कि अगर उसने किताब को 17% लाभ पर बेचा होता, किताब को 17% लाभ पर बेचा होता, और पेन को 13% लाभ पर बेचा होता, और पेन को 13% के लाभ पर बेचा होता, तो हम यहां से पेन को 13% का लाभ निकालते हैं। तो कह रहा है कि उसे पहले से 80 रुपए अधिक प्राप्त होते, यानी जो यहां पर उसे प्रॉफिट हो रहा था उसे 80 रुपए यहां पर अधिक प्राप्त होते। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तो अब बच्चों आप जरा देखिए कि अगर मैं यहां से इसको घटा दूं तो आप देख रहे हैं यहां से 13 4 17, यानी बुक की कीमत का 4% और पेन की कीमत का 4%, और ये घटाने पर ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, यहां से 80 आ जाता है। तो अगर आप यहां से देखें, यहां से 100 लगाएंगे, यहां से आप देखें तो ये जब हम करेंगे 4%, 4 से भाग दे देते हैं तो यहाँ नीचे 100 बचेगा, ये इधर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बुक, और यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा आपका, क्योंकि ये माइनस बड़ा है प्लस छोटा है यहाँ से। तो ये आ जाएगा बुक की कीमत गुणे 4/100। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनस पी गुणे 4/100 बराबर कितना होगा, 80 होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 का भाग दे दूंगा तो इधर 20 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इस से गुणा कर दूंगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा आपका बुक माइनस पेन बराबर 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 2000। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया कि जो बुक है, एक बुक है और एक जो पेन है, इन दोनों के मूल्यों का अंतर कितने रुपए का है, 2000 रुपए। एक बुक और एक जो पेन है, इन दोनों के मूल्यों का अंतर कितना है, 2000 रुपए। ये सवाल आपके एसएससी में पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था कि बुक और पेन के मूल्य का अंतर क्या होगा। आपसे यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि बताइए दोनों का जो मूल्य है, पूछा गया है आपसे किताब और पेन का मूल्य क्या है और दोनों के मूल्यों का अंतर क्या है। तीनों चीज आपसे पूछी गई यहाँ से। तो आप देख रहे हैं बुक और पेन के मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 2000 रुपए। अब बच्चों आप देखिए,
अब हमें इन दोनों का बुक और पेन की कॉस्ट भी निकालना है। तो आप यहां से देखिए कि हमें बुक और जो पेन है इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट दिया गया है, एक आदमी ने एक किताब और पेन को 25,800 रुपए में, ये दोनों दिया गया है 25,800 रुपए। तो बच्चों अगर हम इसको जोड़ दें तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये 2b आ जाएगा। 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27,800 रुपए। 25,000, 2,000, 25, 2, 27,800। तो यहाँ से बुक की जो कीमत आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 2 3 6, 2 9 18, 13,900 रुपए। ये आ गई बुक की कॉस्ट आ गई यहाँ से। अब हमको पेन की कॉस्ट चाहिए तो हम पेन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से पेन की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट दोनों का मूल्य है 27,800 और माइनस कर देंगे 13,900, हम इसमें घटा देंगे। 0 0 18 9 जाएगा 9 6 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 13,900 रुपए। ये आ जाएगा पेन की कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों आपने यहां से देखा कि यहां पर $13,900 ये बुक की कॉस्ट आ गई। और सॉरी, ये यहां पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा चेंज करिएगा। ये दोनों की जो कॉस्ट है वो है आपकी, दोनों की कॉस्ट है 25,800 रुपए। ये है कॉस्ट ऑफ पेन। यहां से देखेंगे ये 25,800 रुपए यहां पर है। और आपको यहाँ बुक की कॉस्ट घटाना है 13,900। तो ये आप यहाँ से 009 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, 11,900 रुपए आ जाएगी। ये आपकी पेन की कॉस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से समझिए कि बुक की कॉस्ट हमारी ये आ गई। आप देख रहे हैं कि बुक और पेन दोनों की जो कॉस्ट है वो 25,800 रुपए है। तो 25,800 में बुक की कॉस्ट घटा देंगे तो आपकी पेन की कॉस्ट आ जाएगी 11,900। तो इसके 3 आंसर हो गए कि बुक और पेन इन दोनों के मूल्यों का अंतर कितना है? 2,000 रुपए। तो पहला आंसर कितना आ गया? 2,000 रुपए। फिर बुक की कॉस्ट कितनी आ गई? 13,900 रुपए आ गई। दोनों का मूल्य कितना है? 25,800। बुक की माइनस कर देंगे कॉस्ट, तो यह आ जाएगा यहाँ से 11,900 रुपए आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये 3 सवाल में से कोई भी आपसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये तो डायरेक्ट आपके एसएससी ने पूछा था कि बुक और पेन की कॉस्ट का अंतर क्या है। आपको बुक की कॉस्ट भी पूछ सकता है, पेन की कॉस्ट भी पूछ सकता है। जो भी आपसे पूछे आप यहाँ से तुरंत आप इसको बना सकते हैं। तो ये था आपका 11 नंबर सवाल। अब बच्चों चलते हैं 12 नंबर सवाल पर चलते हैं। 12 नंबर का सवाल है आपका, यदि एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो उसे 540 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता तो कह रहा ना उसे लाभ हो रहा है और ना ही उसे हानि हो रही है। तो बताइए मेज और कुर्सी प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? अब बच्चों देखिए यहां पर उसने लास्ट की जो लाइन कहता है कि लेकिन यदि वह मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता तो कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, आपको मैंने पीछे बताया था सवाल, आपने पीछे सवाल ऐसे देखे थे कि जब लाभ और हानि पर बेच रहा है और अंत में कहता है नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसको पहले वाले को बेचने में प्रॉफिट कमाया, दूसरे को बेचने पर उतने ही रुपए का उसे लॉस हो गया। यानी अगर पहले में 10 रुपया लाभ कमाएगा तो अगले को बेचने पर क्या हो जाएगा? 10 रुपए की हानि हो जाएगा। तभी तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हमको नीचे से लेकर के चलना है। तो यहां से क्या मिलेगा? हमें उनका सीपी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहां से मान लूं जैसे आप यहां से देखें कि अगर मैं मान लूं कि एक टेबल का जो क्रय मूल्य है
टेबल को हम सीपी ऑफ टेबल यहां से लिख सकते हैं, सीपी ऑफ टेबल। उसने टेबल को, लास्ट वाली लाइन से चलते हैं, मेज को 12% हानि पर बेचता, यानी टेबल के मूल्य का 12% इधर से होने वाली हानि, और कुर्सी यानी सीपी ऑफ चेयर, इस पर उसको 12, मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता। इधर से होने वाली हानि और इधर से होने वाला जो प्रॉफिट है, दोनों का जो मान है वो क्या है, बराबर है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो अब हम यहां से निकाल लेंगे कि एक कुर्सी का जो सीपी है, सीपी ऑफ टेबल और सीपी ऑफ चेयर, ये क्या हो जाएगा, यहां से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यहां से आ जाएगा आपका 5/4 आ गया। तो ये बच्चों हमें मिल गया कि एक जो टेबल है, एक मेज है और जो एक कुर्सी है, इनके मूल्यों का रेशियो क्या होगा। इनका मूल्य मिल गया, यानी अगर टेबल का मूल्य 5 रुपए है तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा, 4 रुपए होगा। अब बच्चों आप यहां देख रहे हैं, अब हम पहली लाइन पर आते हैं। उसने मेज को जब 15% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 12% हानि पर बेचा तो उसे 540 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अब हमें यहां पर दोनों का क्रय मूल्यों का रेशियो मिल गया, यानी क्रय मूल्य हमको इनके रेशियो मिल गए। तो अब अगर यहां से मेज को हम 15% के लाभ पर बेचेंगे, 15% लाभ पर बेचेंगे, तो आप जरा यहां से देखिए, 5 का 15% अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, यहां से प्रॉफिट निकालेंगे तो 15 पन्ना 75 होता है, यानी 0.75 रुपीज यहां से आया। और मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचा, तो इसको हम 12% हानि पर निकाल देंगे, यहां से 12% लॉस पर, तो 12 चौके 48, 0.48। ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। प्रॉफिट को प्लस में लिखेंगे और लॉस को हम माइनस में लिखेंगे। उसने कहा कि मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता तो 540 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सीधे से लाभ को बता रहा है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ से 15 में 8 जाएगा 7 आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 0.27 का यहाँ पर आपका रेशियो आ जाएगा। और ये जो रेशियो है ये आपको बताएगा किसके बराबर, 540 रेशियो, क्योंकि जब उसने मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचा तो उसका जो रिजल्टेंट रहा वो 540 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो अब हम यहां से इसको इक्वेट कर देंगे, 0.27 रेशियो बराबर 540। अब हमको यहां से आप देख रहे हैं कि जो टेबल का सीपी है और जो चेयर का जो टेबल है, चेयर का जो सीपी है वो रेशियो क्या है, 5 और 4 का। अब हम यहां से निकाल लेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 540 डिवाइडेड बाई 0.27 इंटू 100 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 दूनी 54 और ये आ जाएगा आपका 2000। तो अब यहां से सीपी ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2000 बराबर ये आ जाएगा 10,000। इसी तरह से सीपी ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2000 और ये बराबर हो जाएगा 8,000। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो हमें कहां से शुरू करना है, उन्हें नीचे से स्टार्ट करना है। यहां से क्या मिलेगा, आपको सीपी मिल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका 12वां सवाल। इसी तरह का आपका एक और सवाल है, 13वें नंबर का सवाल है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। लेते हैं अगले सवाल को। बच्चों अगला सवाल है कि एक आदमी ने एक किताब और एक पेन को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचा तथा 1060 रुपए का लाभ प्राप्त किया। लेकिन यदि वह किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर तथा पेन को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता तो उसे न लाभ होता और न ही हानि होती।
तो बताइए किताब और पेन का क्रय मूल्य कितना कितना है। बच्चों बिल्कुल सेम है, यहाँ पर हम लास्ट से चलेंगे। इसने कहा कि अगर किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता और पेन को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता, तो कह रहा ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि होने वाले लाभ का संख्यात्मक मान और होने वाली हानि का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। और आप जानते हैं 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है, और 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है। तो आप ये जानते हैं। तो अब हम यहां से आप देखेंगे, अगर हम यहां से सीपी ऑफ बुक मान लें, सीपी ऑफ बुक का 1/6, क्योंकि 16 सही 2/3 होता है 1/6, 16 सही 2/3% इसका मान होता है 1/6, 11 सही 1/9% होता है, ये होता है आपका 1/9 होता है। तो अब यहां से हम ये बराबर हो जाएगा सीपी ऑफ पेन, और ये इनटू हो जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा। तो अब आप यहां से सीपी ऑफ बुक और सीपी ऑफ पेन अगर आप यहां से निकालेंगे, इसको काट दें, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, और ये आपका आ जाएगा यहां से 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिल गया कि जो हमारी बुक है और जो हमारा पेन है इनके मूल्यों का रेशियो है। आप देख रहे हैं बच्चों, एक लाइन में सिंगल आपका सवाल, आप सीधा सा सवाल आप इसको मुझे माने आगे निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करें या ना करें। अब हम फिर पहले लाइन पर चलते हैं। किताब और पेन को क्रमशः 13% तथा 9% लाभ पर बेचा। बुक को बेचा उसने 13% के प्रॉफिट पर बेचा, 13% प्रॉफिट पर बेचा, 13 दूनी 26 यानी 0.26 का प्रॉफिट आया, प्लस लगा देंगे। और यहां पर भी उसने पेन को 9% के लाभ पर बेचा, 9% का प्रॉफिट यहां पर बेचा उसने, 9 3 27 यानी 0.27 आ जाएगा। यहां से टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, यहां से टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 7 6 13, यहां से आ जाएगा 0.53 आया, यहां से 0.53 आया। तो अब आप यहां से जरा देखिए 0.53 रेशियो, और ये बराबर किसके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पहली कंडीशन दिया था कि किताब और पेन को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचने पर उसे 1060 रुपए का लाभ हुआ था। और आप देख रहे हैं यहाँ देखो कंडीशन में उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से, और ये प्रॉफिट आपका यहाँ से 0.53 था यहाँ से। तो अब ये बराबर किसके है आपके 1060 रुपए, 1060 रुपए। तो हम यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1060 डिवाइडेड बाई 53, और यहाँ से 100 कर देंगे, ये डेसिमल हमने हटा दिया, ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2000 रुपए। तो अब आप यहाँ से देखिए कि सीपी ऑफ बुक बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2000 बराबर आ जाएगा 4000 रुपए, और सीपी ऑफ जो पेन हो जाएगा 3 × 2000, और ये बराबर आ जाएगा 6000 रुपए। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमारे इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम उनको कैसे बिगिनिंग करते हैं, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, और कैसे 1 से 2 लाइन में। आप देख रहे हैं जब सवाल यहाँ से आ जाता है, केवल सवाल की स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, और जब ये सवाल हमारा बन जाता है यानी 1 से 2 लाइन में आपका सवाल पूरा निकल करके आ जाता है। तो बच्चों ये मैंने आज आपको कंडीशनल क्वेश्चंस बताया, और इसके आगे एक पार्ट में और बनाऊंगा कंडीशनल क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको पार्ट 2 में कर दूंगा, और उन सवालों को भी आप बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के सवालों को आप अपने बुक से कहीं से भी आए हुए परीक्षा के जो प्रश्न हैं या किसी बुक से या 10 ईयर्स से कहीं से भी बनाएंगे तो आपके सवाल 1 से 2 लाइन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल ऐसा मिलता है जो आपसे नहीं बनता है या आपसे लंबा
सवाल आगे जा रहा है तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं आपको हमेशा देता हूँ, मेरा नंबर है 9918118943 में आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपका अगले वीडियो जब बनाता हूँ तो आपको उसमें उन प्रश्नों का जवाब आपको जरूर, या सलूशन उनको, कि हम उन सवालों को शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और कंडीशनल क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद प्रॉफिट लॉस का आपका एक वीडियो और आएगा, फिर इसके बाद आपका डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि एडवांस की भी क्लासेस शुरू किया जाए, तो बच्चों मैं एडवांस का भी शुरू करूंगा। मैं इस यूनिट को खत्म कर लूं, इसके बाद या इसके बीच में भी मुझे जैसे भी थोड़ा सा मौका मिलता है मैं आपका एडवांस भी शुरू करूंगा और पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपके एडवांस का भी वीडियो चलता रहे और आपका अर्थमेटिक का भी वीडियो चलता रहे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि एडवांस के भी बैच को उसके भी वीडियो बना करके डाले जाएं। तो बच्चों मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत जल्द एडवांस के भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपके ये तो चलता रहेगा, साथ में आपका एडवांस का भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों आप इस वीडियो के सारे सवालों को बढ़िया से लगाइए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाइए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।